नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सूफी काव्य धारा एक झलक में संपूर्ण रिवीजन का। हालांकि इसके पहले वाली क्लास में हमने सूफी काव्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हमने करा दिया था, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सूफी काव्य के अंतर्गत दूसरी वीडियो यानी दूसरी क्लास पढ़ेंगे। यह विषय स्तर पर मलिक मोहम्मद जायसी साहब को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई गई है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इसमें विशेष तौर पर पद्मावत रचनाओं से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सूफी काव्य के अन्य कवियों के विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ आपके पूरे सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सपोर्ट करने का भरपूर प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है। आपको बताना है कि जो नागमती का विरह वर्णन है ये किसमें संकलित है। अब आप देख सकते हैं कि ये पद्मावत ग्रंथ में संकलित है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पद्मावत ही है, और इसी में नागमती का विरह वर्णन संकलित है। विशेष तौर पर जो रत्नसेन है, मैं आपको चर्चा करते हुए थोड़ा थोड़ा चलूंगा। रत्नसेन की शादी जो हुई है वो नागमती से हुई है। किससे हुई है? नागमती से हुई है। लेकिन रत्नसेन जो प्रेम करता है वो किससे करता है? ये पद्मावती से करता है। पद्मावती से। दो जगह हलंत लग गया है, दो जगह हलंत नहीं होगा। ये साथियों प्रेम किससे करता है? तो आप कहेंगे कि यह पद्मावती से प्रेम करता है। और आपको पता है कि जब इसका गुरु जो कि हीरामंत होता है, माफ करिएगा, इसका जो गुरु हीरामंत होता है, जब हीरामंत तोता रत्नसेन से आकर कहता है कि भाई पद्मावती के नख सिख का वर्णन करता है, तो रत्नसेन सीधे सिंघल द्वीप निकल जाता है। क्योंकि पद्मावती रहने वाली कहाँ की है? तो आप कहेंगे कि ये रहने वाली है भाई सिंघल द्वीप की। सिंघल द्वीप श्रीलंका का ही पुराना नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंघल द्वीप है। यहाँ इसको देखने के लिए चला जाता है, और उसके बाद वहाँ पर यह 1 वर्ष यानी 12 महीनों तक रहता है। 1 ईयर यानी कह सकते हैं आप कि 12 महीनों तक यहाँ पर रहता है। ठीक है। और जो इसकी पत्नी नागमती है, यह इस 12 महीनों के प्रत्येक महीनों में अलग अलग तरीके से विरह रहती है। इसी पर मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने पद्मावत के एक खंड का वर्णन किया है, जो कि पद्मावत का 30वां खंड माना जाता है। कौन सा खंड है? 30वां खंड माना जाता है, जिस खंड का नाम है नागमती का विरह वर्णन। मतलब ये कह सकते हैं कि नागमती वियोग खंड लिख लेंगे। नागमती वियोग खंड इसका नाम है, वियोग खंड। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो पद्मावत रचना है, इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो इस जो वियोग खंड है, नागमती का वियोग खंड, इसी में 12 मासा का वर्णन है। किसका वर्णन है? 12 मासा का वर्णन इसी में किया गया है। हालांकि 12 मासा का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह विसल देवरासो नरपति नाल की रचना है, वहां पर देखने को मेरे दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, तो वीर वर्णन वहां पर मिलता है। लेकिन जो आपका विसल देवरासो का, जो आपका राजमती का वीर वर्णन है, यहाँ पर जो 12 मासा का प्रारंभ किया गया है वो कार्तिक महीने से। लेकिन हम जब बात करते हैं कि नागमती का वियोग खंड, तो नागमती वियोग खंड में जो 12 मासा का आरंभ है, इसको आप लिख लेंगे। इसमें आषाढ़ महीने से इसका प्रारंभ माना जाता है। किस महीने से? तो आप कहेंगे आषाढ़ महीने से इसका प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है एक, कह कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कौन सा है? तो ये है पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। और ध्यान रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 3 ग्रंथों को स्वीकार किया है, जिसमें कि एक रचना इनकी है जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पद्मावत। कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे पद्मावत है। दूसरी इनकी रचना है अखरावट, और तीसरी रचना है इनकी आखिरी कलाम। तो ये 3 ग्रंथ जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी के माने गए हैं। मुल्ला दाऊद, ये मुल्लो नहीं है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी में इनका समय रहा है, और इनकी अवधी भाषा की जो पहली कृति मानी जाती है वह चंदायन या लोर कहा मानी जाती है।
कौन सी? तो चंदायन या लोर कहा। तो मुल्ला दाऊद में जो नायक है, जो नायक माना जाता है, इस नायक का नाम है लोर। और जो इसमें नायिका है, जो नायिका है, इस नायिका का नाम है चंदा। विशेष तौर पर लोर और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तन चितौर मन राजा किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये जो पंक्तियां हैं ये पद्मावत ग्रंथ की मानी गई हैं और पद्मावत ग्रंथ से मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखी गई पंक्ति है। मलिक मोहम्मद जायसी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। मेरे साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी का जो आखिरी कलाम है, इसमें आप कहेंगे कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, बाबर की प्रशंसा की गई है। सूफी कवि संबंधित थे, जितने भी सूफी कवि हैं ये सभी लोग प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित हैं। मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, हम जब निर्गुण धारा की बात करते हैं, किस धारा की? निर्गुण धारा की बात करते हैं, तो निर्गुण धारा अपनी दो शाखाओं में बढ़ती है। एक होती है आपकी ज्ञानाश्रय शाखा, जिससे संबंधित कवि कबीर हैं, रैदास वगैरह हैं, और दूसरी होती है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा होती क्या है, मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। प्रेमाश्रय शाखा जितने भी सूफी संत हैं यह प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित माने जाते हैं। इनकी ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है और यह प्रेम कोई लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक प्रेम है। ये ईश्वर को महबूबा और अपने आप को महबूब मान करके उसकी उपासना किया करते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। करें नागमती वियोग खंड लिखा गया है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। नागमती वियोग खंड किस शैली में लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि यह 12 मासा शैली में नागमती वियोग खंड जो है वो लिखा गया है। और इसमें 12 मासा का जो प्रारंभ है वो आप कहेंगे कि आषाढ़ महीने से माना जाता है। किस महीने से? तो आषाढ़ महीने से माना जाता है। यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की वीरावाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की वीरा दशा के बारे में उपयुक्त विचार है। किसका है? तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीरा वर्णन, नागमती का वीरा वर्णन संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। आसान सा प्रश्न है ये। फूल मरे पे मरे नवासु, ये जो पंक्तियां हैं ये जायसी साहब की मानी गई है। किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी साहब का साथियों जो जन्म है, आप जानते होंगे कि इनका जन्म हुआ है जायस नगर में। जायस नगर, जायस नगर ये पड़ता है आपका रायबरेली में। ठीक है, और यही कारण था कि मलिक मोहम्मद जायसी इनका टाइटल है। इनकी मृत्यु होती है अमेठी के जंगल में। अमेठी के जंगल में एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया है। किसने किया है? तो आप कहेंगे आलो उजाला जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। मेरे साथियों, अवधि की प्रारंभिक कृति चंदायन या लोर कहा को मानते हैं। किसको मानते हैं? चंदायन या लोर कहा। इसके बहुत सारे नाम हैं। लोर कहा को मानते हैं और ये रचना मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद की रचना ये मानी जाती है। इसके बाद देख सकते हैं कि जायसी ने, आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो विशेष तौर पर जायसी की जो रचनाएं हैं उसको घुमा फिरा करके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हमने आज ले रखा है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया था। तो किससे किया है? आषाढ़ महीने से, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। लेकिन यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं विसल देव रासो की, ध्यान रखेंगे, विसल देव रासो, विसल देव रासो यह आदिकाल की रचना है और ये जो है नरपति नाल की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे नरपति नाल की रचना ये मानी जाती है विसल देव रासो। विसल देव रासो में जो 12 मासा का प्रारंभ है, वैसे तो 12 मासा की हम जब बात करते हैं 12 मासा का प्रारंभ ही विसल देव रासो से होता है।
और बारहमासा का प्रारंभ किस माह से होता है? तो आप कहेंगे कि इसका प्रारंभ आषाढ़ माह से होता है। किस माह से? तो आप कहेंगे, क्षमा चाहता हूँ, इसमें जो बारहमासा का प्रारंभ है वो कार्तिक माह से होता है। किस माह से? तो आप कहेंगे कार्तिक माह से होता है, कार्तिक माह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टप टप बूंद परहि जस ओला और बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। क्या होगा इसका अर्थ? वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। आगे बढ़ेंगे। एक काव्य पंक्ति दिया हुआ है, दिया है कि जेहि पंखी के नियर कोई है, कोई कहे विरह के बात, और सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, किस पद्धति को माना है? तो इस पंक्तियों में इन्होंने ऊहात्मक पद्धति को माना है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदायन की रचना कब हुई थी? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। यह ठेठ अवधि में लिखी गई है। किस भाषा में? तो आप कहेंगे यह ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठीक है, और 1379 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोही का हंसेसी किम को हरही, इसका तात्पर्य क्या है? तो मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। साथियों, एक बार की घटना है कि शेर शाह सूरी, एक नाम आता है शेर शाह सूरी। अब जानते कि ये शेर शाह सूरी सूरवंश का शासक है। इससे और शेर शाह सूरी ने एक बार क्या हुआ कि सभा में जो है, जब मलिक मोहम्मद जायसी साहब को देखता है, किसको? जायसी साहब को। विशेष तौर पर जब हम लोग जायसी साहब की बात करते हैं तो जायसी जो है यह अंधे और कुरूप थे, अंधे और कुरूप थे। तो जब इनको शेरशाह सूरी देखा तो हंसा इनको देख करके। उसी पर जायसी साहब कहते हैं कि मुझ पर हंसते ये कहते हैं कि मोही का हंसेसी, मुझ पर हंसते हैं या फिर किम को आ रही, या उस कुम्हार पर हंसते हैं। अर्थात मुझ पर हंसते हैं या उन पर हंस रहे हैं, अल्लाह पर हंस रहे हैं जिसने संसार को बनाया है। इसके बाद वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर जो है जायसी साहब से माफी मांगता है। पद्मावत की रचना शैली क्या है? जो पद्मावत की रचना शैली है यह फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। विशेष तौर पर जो मसनवी शैली होती है ये काव्यों में, यानी जिन काव्यों में तुकबंदी होता है, क्या होता है? तुकबंदी होता है, इसी को मसनवी शैली कहते हैं। जायसी की जो काव्य भाषा है वो क्या है? तो जायसी की काव्य भाषा अवधी है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम लोग चंदायन की बात करते हैं तो इसकी जो भाषा है यह ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। और सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन को ही माना जाता है। जायसी ने बारहमासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है। किसका किया भाई? तो इन्होंने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग खंड का चित्रण किया है। और इसमें नागमती के वियोग खंड का चित्रण बारहमासा के किस मास से शुरुआत इसकी मानी जाती है? तो आप कहेंगे कि बारहमासा के आषाढ़ महीने से। किससे? तो आप कहेंगे आषाढ़ माह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नागमती वियोग खंड में बारहमासा का प्रारंभ किससे होता है? तो देखिए दिया भी है आपका, आषाढ़ महीने से इसका प्रारंभ माना जाता है। कह रहे पिठ वियोग अस बाउर जीऊं। पंक्ति में बाउर शब्द का, बाउर का मतलब नहीं बाउर जीऊं, बहुत ही बाउर हो यानी पागल हो चुके हैं, बाबरा हो चुके हैं। तो पिठ वियोग अस बाउर जीऊं में बाउर का अर्थ क्या है? पगली। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख सकते हैं अगली जो क्वेश्चन है आपका कि 9 से 27 कहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में इसका अर्थ क्या है? तो ईस्वी के रूप में 1500 इसको 20 कहते हैं। यहां पर कुछ छूट गया है लग रहा है, हम इसकी चर्चा फिर कर देंगे आपको। पद्मावत में उल्लिखित राजा जो रत्नसेन है वो कहाँ के राजा हैं? तो ये राजा जो है वो चित्तौड़ के हैं। तथा साथ ही साथ जो आपकी पद्मावती है यह सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की निवासी है। कहाँ की? तो आप कहेंगे श्रीलंका की। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंदायन या लोर कहा जो कि अवधी भाषा का प्रथम कृति मानी जाती है, इन्होंने इसकी रचना किया है ठेठ अवधि में।
आगे देख सकते हैं कि रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो मृगावती है, ज्ञानदीप है, इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी। साथियों ध्यान रखेंगे कि इंद्रावती और अनुराग बांसुरी यह दोनों नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि नूर मोहम्मद की रचना है, मोहम्मद की रचना मानी जाती है। सूफी साधना के 4 पड़ाव में नहीं है, कौन सा? तो मलकत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो पद्मावत को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, और इसके बाद हम लोगों ने जो आज की क्लास में क्वेश्चन पढ़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। एक बात ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट आप करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कतई नहीं भूलेंगे। साथियों ये 2 चीज़ें, यानी अगर आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात हुई कर भी रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जिस तरह से लगातार आप लोग वीडियो को भी देखते हैं और साथ ही साथ कमेंट करते हैं, बस उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द अब हम आपके समक्ष लाइव उपस्थित होंगे। तो साथियों वीडियो को दोबारा देखेंगे, जहां पर क्वेश्चन में डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजेंगे, और किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।